नमस्कार, आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर अमरीन आज एक नई क्लास लेकर प्रस्तुत हुई है जो यूजीसी नेट पेपर 2 के लिए जो हिंदी के लिए है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। ये यूनिट 7 में जो कहानियाँ आती है उनकी पहली क्लास है। जो हमारी कहानी का नाम है चंद्रदेव से मेरी बातें। तो ये हमारी इसकी लेखिका जो हैं राजेंद्र बाला घोष उर्फ बंग महिला है। ये सबसे पहले राजेंद्र बाला घोष उनका नाम था, बाद में ये बंग महिला नाम से लिखने लगी थी। इसी से रिलेटेड हम बात करेंगे और जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे। और आपको हिंदी साहित्य से रिगार्डिंग एक हिंदी साहित्य की प्लेलिस्ट मिली हुई है, वहाँ जाकर आप बाकी प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। साहित्य से रिगार्डिंग नामकरण, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल सारी वीडियो आपको उस प्लेलिस्ट पे मिलेगी। हमारी कहानी की प्लेलिस्ट आपको अलग मिलेगी और आपको नेट, उपन्यास, इनकी बाकी चीज़ें भी आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगी। तो आप हमारी प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। हिंदी व्याकरण की भी आपको प्लेलिस्ट अलग से मिलेगी जो नेट जेआरएफ के लिए उपयोगी साबित होगी आपके लिए, वो भी जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस कहानी को जो चंद्रबाला घोष ने लिख ली है। इसके हम महत्वपूर्ण बिंदु की समीक्षा करेंगे और संपूर्ण व्याख्या करेंगे और हम लेखिका के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं राजेंद्र बाला घोष उर्फ बंग महिला कौन है, उनका लेखिका परिचय जान लेते हैं। क्या परिचय जान लेते हैं? लेखिका का परिचय जान लेते हैं। राजेंद्र बाला घोष उर्फ बंग महिला का जन्म सन 1882 ईस्वी में मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश के 1857 में हमारा क्या हो गया था, हमारा 1857 का विद्रोह हुआ था। झांसी की रानी और ये सब जितना भी था अंग्रेज़ों से हुआ था। मेरठ से आपके अब जितने भी मेरठ हो गया, झांसी हो गया, आपका दिल्ली में बहादुर शाह जफर हो गए। इस तरह से हमारा युद्ध स्टार्ट हो चुका था, वो लेकिन विफल हो चुका था। लेकिन उसके बाद हमारा इनका जन्म हुआ 1857 के बाद 1882 में हमारे गद्य लेखन का आगाज़ हो चुका था। भारतेंदु युग आ चुका था, उसके बाद इनका आगाज़ हुआ है। तो हम मान लेते 1882 ईस्वी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका नाम आधुनिक हिंदी साहित्य की शुरुआती गद्य लेखिका में प्रमुख है। तो जब ही आधुनिक युग स्टार्ट हो चुका है हमारा, तो इनका सबसे लेखिकाओं में प्रमुख नाम माना जाता है, इसलिए हिंदी साहित्य की लेखिका में इनका नाम जो है प्रमुख है। बंग महिला राजेंद्र बाला घोष की लेखिकीय नाम है। तो बंग महिला जो नाम है, मैंने जैसे बताया लिखने के जब ये लेखन कार्य करने लगी तब इनका नाम बंग महिला पड़ गया। बंग महिला क्यों पड़ गया इसके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि ये बंगाल की थी, बंगाल की भाषा बोलती थी। बंगाल में इन्होंने बंगाली भाषा में कई कहानियाँ गद्य की को लिखा है। बाद में से बंगाली कहानियों का अनुवाद इन्होंने बाद में आगे चलकर हिंदी भाषा में भी किया, इसलिए इन्हें बंग महिला भी बोलते हैं। हिंदी में इनकी कहानियाँ इसी उपनाम से 19वीं शताब्दी के अंतिम तथा 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशक में छपती रही हैं। इनकी रचनाएं उस समय की प्रसिद्ध पत्रिकाएं जैसे कौन कौन सी हुई थी? सरस्वती, आनंद कादम्बनी, भारतेंदु युग के भारतेंदु पत्रिका हो गई, समालोचक, लक्ष्मी आदि में छपी हैं। तो याद कर लो। और इनकी जो हम कविता के कहानी के बारे में पढ़ रहे हैं, बंग महिला की जो कहानी अभी हमने बताया, कौन सी कहानी है? चंद्रदेव से मेरी बातें। कौन सी पत्रिका में छपी? सरस्वती पत्रिका में। बच्चों ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन सी पत्रिका में छपी है, तो ये आपकी सरस्वती पत्रिका में छपी है। बंगला भाषा में इनकी रचनाएं प्रवासिनी उपनाम से छपा करती थी। इनका जो प्रवासिनी उपनाम था बंगला भाषा में, इनकी प्रवासिनी उपनाम से छपा करती थी। आपको पता होना चाहिए कि बंगला भाषा में इनकी रचना किस नाम से छपती थी? प्रवासिनी के नाम से, लेकिन हिंदी में बंग महिला नाम से छपने लगी। अब आगे देख रहे थे। बंग महिला का जन्म एक सम्भ्रांत बंगाली परिवार में हुआ था। इन्हें बचपन में रानी और चारूबाला नाम से पुकारा जाता था। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। इनके बचपन का नाम क्या था? रानी और चारूबाला नाम से पुकारा जाता। इनका विवाह पूर्ण
चंद्रदेव के साथ हुआ था। क्या नाम था? पूर्ण चंद्रदेव। तो इनके हस्बैंड का, पति का नाम जो था वो क्या था? पूर्ण चंद्रदेव था। जिनकी असमय मृत्यु हो गई थी, इनकी अचानक असमय ही मृत्यु हो गई थी किसी कारणवश। इनकी मातृभाषा बंगाली थी। किनकी मातृभाषा बंगाली थी? राजेंद्र बाला घोष की, उर्फ बंग महिला जिन्हें कहते हैं। इन्होंने काफ़ी सफलता के साथ अनेक बंगला रचनाओं में का हिंदी में अनुवाद भी किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि हिंदी साहित्य का प्रति इनका अनुराग आजीवन बना रहा। मतलब लगाव, अनुराग का मतलब क्या होता है? लगाव। तो हिंदी साहित्य के प्रति इनका लगाव हमेशा पूरे जीवन काल तक, जब तक ये जिंदा रही है, जीवित रही है, तब तक बना रहा है। लेकिन ये पहले बंगाल में लिखती थी और प्रवासिनी नाम से लिखती थी, बाद में हिंदी में ये बंग महिला नाम से लिख रही हैं। तो ये 1-2 पॉइंट्स आप लोगों को याद होने चाहिए। बंग महिला का समय हिंदी गद्य का आरंभिक समय था और वैसे समय में इन्होंने हिंदी की साहित्यिक दुनिया को कई वैचारिक निबंध तथा अनेक कहानियों से समृद्ध बनाया है। इनकी रचनाओं में चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 ईस्वी तथा दुलाई वाली 1907 ईस्वी में छपी है। ये दोनों कहानियाँ आपकी नेट के सिलेबस में आपको लगी हुई हैं। पहले आज हम चंद्रदेव से मेरी बातों की पढ़ेंगे, तो अगली कहानी हम दुलाई वाली कहानी की भी जानेंगे। तो सबसे पहले इनकी याद कर लो। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में आई है और दुलाई वाली 1907 में आई। सन आपको याद होनी चाहिए बच्चों। ये एग्जाम में भी आपको प्रश्न इस तरह से बनते हैं, लगाने के लिए आ जाते हैं 1 मार्क में। भाई बहन 1908 में, हृदय परीक्षा 1915 में आदि कहानियां हैं। तो चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई वाली, भाई बहन, हृदय परीक्षा, ये 4 कहानियों के नाम ऐसे याद कर सकते हैं आप। 1915 तक है। 4, 7, 8 और 15 आदि कहानियां तथा इनकी रचनाओं का एक संग्रह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संपादन में कुसुम संग्रह नाम से सन 1911 ईस्वी में नागरी परिचालित सभा काशी से प्रकाशित हुआ है। कुसुम संग्रह नाम से रामचंद्र शुक्ल ने करवाया इसका संपादन। किसमें? नागरी परिचालित सभा काशी से प्रकाशित हुआ था। कहाँ से? काशी से। चंद्रदेव से मेरी बातें बंग महिला की एक प्रसिद्ध कहानी है, फेमस कहानी है। यह कहानी सन 1904 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में निबंध के रूप में प्रकाशित होती थी। पहले एक ऐसे जो इंग्लिश में ऐसे और हिंदी में निबंध बोलते हैं, तो निबंध के रूप में प्रकाशित हुई थी। लेकिन बाद में कई पत्रिकाओं के संपादकों ने इसे कहानी के रूप में ही प्रकाशित किया। बाद में आगे चलकर ये कहानी के रूप ले लिया है। पहले ये निबंध के रूप में क्वेश्चन पूछ सकते थे। सरस्वती पत्रिका में पहले कैसे हो रही थी प्रकाशित? निबंध के रूप में, लेकिन आगे चलकर ये कहानी के रूप में होने लगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। प्रश्न, चंद्रदेव से मेरी बातें पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। प्रश्न बनता है यहाँ से कि कौन सी शैली में लिखी गई है चंद्रदेव से बातें? तो पत्रात्मक शैली में, क्योंकि ये चंद्रदेव को पत्र के द्वारा बात कर रही हैं इस कहानी में, जो आगे चल के हम अभी पढ़ेंगे। तो पत्रात्मक शैली में लिखी गई कहानी है। हिंदी की पहली कहानी भी इसे माना जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि हिंदी की पहली कहानी है। यह कहानी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 20वीं सदी के पहले दशक के भारत की कौन सी सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिति का यथार्थ चित्रण हुआ है। यथार्थ का मतलब जैसा देखा जा रहा है वैसे ही लिखा जा रहा है। यथार्थ, एज इट इज सेम, वही चीज़ें लिखाई दे रही हैं। तो सामाजिक स्थिति कैसी थी? मतलब सोशल स्टेटस कैसा था, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक पॉलिटिकल स्थिति कैसी थी, आर्थिक इकोनॉमिकल कैसी स्थिति थी, उसके बारे में आंखों देखा चित्रण किया गया है। कुछ विद्वानों ने इसे हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी भी माना है। इसे पहली कहानी भी मान सकते हैं और राजनीतिक कहानी भी मान सकते हैं। प्रश्न पूछ सकते हैं कि राजनीतिक कहानी भी इसे माना जाता है। कुछ विद्वान ने राजनीतिक कहानी भी मानते हैं, तो याद रखना है आपको। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में बंग महिला के द्वारा देश के तत्कालीन, उस समय जो तत्कालीन वायसराय थे, लॉर्ड कर्जन, कौन थे? लॉर्ड कर्जन,
और उनकी गलत नीतियों पर टिकी हुई व्यवस्था पर व्यंग किया गया है। जो लॉर्ड कर्जन है, उनकी गलत नीतियाँ जो उन्होंने अपनाई थी भारत में आकर, उसकी व्यवस्था पर व्यंग किया गया, व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। कहानी की पूरी अंतर्वस्तु संवादात्मक शिल्प पर टिकी हुई है, डायलॉग पर। डायलॉग जैसे हम करते हैं ना, डायलॉग लेखन जो होता है, संवाद लेखन संवादात्मक शिल्प पर टिकी हुई है। जैसे एक दूसरे से हम बात करते हैं, डायलॉग वाले, जैसे मैंने बात करी, आपने उत्तर दिया, फिर मैंने बात करी, आपने कुछ पूछा और मैंने, तो डायलॉग के उसमें संवादात्मक शिल्प पर टिकी हुई है। यह संवाद भगवान चंद्रदेव से किसी लेखिका, जो बंग महिला लेखिका है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं लेखिका कौन है इसमें, बंग महिला, तो भगवान चंद्रदेव और स्वयं लेखिका के बीच हुई। ये सिर्फ 2 करैक्टर हैं, यहाँ पर पूछ सकते हैं। चंद्रदेव से मेरी बात में कौन कौन से करैक्टर हैं, पात्र चंद्रदेव है और स्वयं लेखिका के बीच हुई है, ये 2 ही करैक्टर होंगे। इनके पति का नाम पूर्ण चंद्रदेव था। इनके पति का नाम, किसके पति का नाम, लेखिका के पति का नाम कौन है, लेखिका बंग महिला राज्य, आपको पता होना चाहिए, बंग महिला है, जिनकी मृत्यु असमय हो गई थी। अतः चंद्रदेव के प्रति संबोधन कभी कभी लेखिका अपने पति के प्रति भावनात्मक लगाव को दिखाता है, तो कभी श्वेतांग अंग्रेज के प्रतीक बन जाता है, तो कभी चंद्रमा का। तो मतलब इसमें सारी चीज़ें दिखाई गई कि कभी कभी वो उन्हें लगता है कि वो अपने पति से बातें कर रही है, भावात्मक लगाव उनके डायलॉग से दिखाई देता है, तो कभी श्वेतांग अंग्रेज का प्रतीक बन जा रहा है, कभी कैसा बन जा रहा है, अंग्रेज का प्रतीकात्मक, किस तरह से लॉर्ड कर्जन ने गलत नीतियों से हमारी देश की, जो भारत देश की व्यवस्था था, उस पर व्यंग करते हुए दिखाया गया है। और कभी चंद्रमा का मुँह से बातें, कभी चंदा मामा करके जो हम बात करते कि हमारे मामा है, और आज आपको पता है हम लोग भी चांद पर पहुंच चुके हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी पर चर्चा करने से पूर्व उस स्थिति को समझना होगा जिस पर इस कहानी की अंतर्वस्तु टिकी हुई है। 1899 में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों, देख लीजिए। लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय बने थे। क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं कि इस कहानी में उस समय कौन से कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन थे, वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन थे। इस समय कहानी लिखी गई है उस समय लॉर्ड कर्जन थे। क्वेश्चन आपके नेट यूजीसी में पूछे गए क्वेश्चन है, वही आपको सारी चीज़ें मैं इसमें बता रही हूँ। 1 to 12 पॉइंट आप इस क्लास को कर जाएंगे बच्चों, तो आपको पूरे कोई भी कहीं से भी मटेरियल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे सब कुछ आपको साफ हो जाएगा और आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे इस क्लास को देखने के बाद। तो आप देख सकते हैं। तो वायसराय बने, क्या बने, वायसराय बने। इस समय काफ़ी विवादित रहा है। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं की अवहेलना की है। इतना ही नहीं, राजनीतिक रूप से गुलाम भारत में लॉर्ड कर्जन ने निर्मम क्रूरताएं की हैं, बहुत ज़्यादा अत्याचार की है। किसने, लॉर्ड कर्जन ने। संपूर्ण रूप से देखा जाए तो बंग महिला ने इसे कहानी के माध्यम से अर्थनीति तथा राजनीति को केंद्रीय विषय बनाते हुए अपने समय का यथार्थ चित्रण किया है। जैसा देखा गया वैसे ही रच डाला है। आर्थिक नीति, राजनीतिक स्थिति, इन सब के बारे में बताया है, इसे मूल बिंदु बनाया। आर्थिक स्थिति का और राजनीति को केंद्रीय विषय बनाया है इन्होंने। इसने बंग महिला ने अपनी कहानी में चंद्रदेव से मेरी बातें में। कहानी में स्त्रियों की गुलाम स्थिति, कहानी में क्या क्या बताया गया, स्त्रियों की गुलाम स्थिति, महामारी की समस्या, नौकरशाही की चापलूस मनोदशा आदि का चित्रण भी यथा स्थान हुआ है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों, ये इसमें क्या क्या कहानी में दिखाया गया है। स्त्रियों की गुलाम स्थिति दिखाई गई है, महामारी की समस्या दिखाई गई है, नौकरशाहों की चापलूस मनोदशा आदि का भी चित्रण किया गया है। 1 नंबर में यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बच्चों पता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से सब जितनी भी बातें बता रही हूँ सारी इम्पोर्टेंट है बच्चों। 1 बाय 1 अच्छे से देखते चले जाइए। इस रचना की भाषा तत्सम तथा संस्कृत ने सामसिक होते हुए भी जीवंत है। जीवंत भाषा है कि इसकी भाषा तत्सम तथा संस्कृत निष्ठ होते हुए, कि तत्सम का प्रयोग पुराने शब्दों का प्रयोग हुआ है और संस्कृत में कि संस्कृत के भी कुछ शब्दों का प्रयोग होते हुए भी, लेकिन ये जीवंत दिखाई देती है। एक ऐसा लगता है जिसे हम जी रहे हैं, एकदम आंखों देखा वर्णन हो रहा है। अपनी रचना में वाक्य जरूर लंबे हैं लेकिन निहितार्थ को सफलता के साथ संप्रेषित करते हैं।
वंतरी तथा चित्रगुप्त रूपी मिथकीय चरित्र को भी लेखिका ने अपने व्यंग्य विधान में शामिल कर लिया है। चित्रगुप्त को भी अपने व्यंग में शामिल किया है। अपनी विषय वस्तु में यह कहानी इतनी समर्थ है कि इसे अपने समय एवं समाज का आईना कहा जा सकता है। इस कहानी को अपने समय और समाज का आईना कहा जा सकता है, शीशा कहा जा सकता है। जब तक देश की सत्ता मूर्ता का शिकार होगी तब तक यह रचना प्रासंगिक होटेगी। इसी तरह से हमारी जब तक इस तरह से हमारे देश में समस्याएं उत्पन्न होती रहेंगी तो यह रचना उसी को लेकर हमें प्रासंगिक बनाते रहेगी। उस समय भी 1877 के आसपास जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, 1900 दशक में आसपास जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी वो आज भी हमें देखने को भी 100 साल के बाद भी देखने को मिल रही हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहानी है। हमने लेखिका के बारे में थोड़े कुछ कहानी के बारे में पता है। अब हम मूल किसकी तरफ आ जाते हैं, कहानी की तरफ आ जाते हैं। जो मूल कहानी हमारी है उसकी तरफ बच्चों चलते हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें। अब हम वर्ड टू वर्ड जो है शब्द के भावार्थ के रूप में पढ़ेंगे। ये बंग महिला के ने कहानी लिखी है जिनका नाम राजेंद्र बाला घोष है और ये सरस्वती पत्रिका में छपी है। ये 3 बातें आपको पता होना चाहिए। चंद्रदेव से मेरी बातें किसकी लिखी हुई है? बंग महिला की, राजेंद्र बाला घोष जिसे उर्फ बंग महिला कहा गया, और सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी सबसे पहले। तो याद रखना ये भारतेंदु के समय की लेखिका हैं, जब हमारा गद्य लेखन लिखना स्टार्ट हुआ था। भारतेंदु युग स्टार्ट हुआ था तब की ये लेखिका हैं। अब देख लेते हैं 1 to 1 हम अब पढ़ते चले जाते हैं जिससे आपको बच्चों पता चल जाए। आपको होपफुली ये अच्छे से दिखाई दे रही हो PDF, या मैं थोड़ी सी बड़ी कर देती हूँ स्क्रीन पे। 1 मिनट, यस, जिससे आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से पता चल जाएं। यस, 1 मिनट, बस स्टार्ट कर रहे हैं हम। ये देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है भगवान चंद्रदेव आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों को उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी सी बात मत कर जाना। अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ सुनो। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? तो यहाँ पर यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। आप इतने पुराने हैं तो सही, पर काम सदा एक ही है और एक ही स्थान पे करते आते हैं। यह क्यों? अब यहाँ पर लेखिका जो है भगवान चंद्रदेव को अपना पत्र लिख रही है और कहती है, जैसे हम पत्र में कहते नहीं, आप सभी को अनेक बार प्रणाम कर रही हूँ कि आपकी कोमल चरणों में दासी आपको अनेक बार प्रणाम करती है और मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। तो दासी का कहने का मात्र उनको अपने पति देव से लगाव का भी था, एक भावात्मक रूप मिलता है, उस तरह से भी वो बोल रही हैं। एक चंदा मामा के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। तो आप दोनों अर्थों में इनका देख सकते हैं। इन्होंने दासी के रूप में लिखा है कि वो उन्हें अपने पति के रूप में पहले एक पत्र लिख रही है। आज मैं आपको 2-4 बातें करने की इच्छा रख रही हूँ। क्यों मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए। खुद ही लिखती भी जा रही है और इसके आंसर भी देती जा रही है। बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनो, अनसुनी बात मत करना। अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती कि आप अपने बड़प्पन का भी ध्यान रखना। आप हमसे बड़े हैं, उस चीज़ का भी ध्यान रखना और मैं जो कहती हूँ उसे भी सुन लो और उसके जवाब में भी देना कि आप जो ये आकाश मंडल है पूरा चिरकाल पुराने समय से यहाँ पर निवास कर रहे हैं। ये भी क्या बात सत्य है? ये प्रश्न कर रही हैं।
यदि सत्य है तो मैं भी अनुमान करती हूँ, मैं भी आपका ये अनुमान लगा रही हूँ कि सृष्टि के साथ साथ आपकी भी अपनी सृष्टि होगी। जैसे ये सृष्टि समाज है, पूरा ये सोसाइटी है, दुनिया बनी हुई है, उस तरह से जब ये बनी हुई है तो आपका भी कोई भी अपनी दुनिया होगी। तब तो आप ढेर पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं, मीन्स आप तो तभी के ही बूढ़े कहे जा सकते हैं, बहुत पुराने। जिस तरह से ये दुनिया बनी हुई है तब तो आप भी बूढ़े हो चुके होंगे। आप उतने पुराने हैं तो, पर काम सदैव एक ही करते, बूढ़े तो हो गए, बूढ़े लोग तो इतना काम नहीं करते, लेकिन आपका काम सदैव एक ही है जो आपका हमेशा रहता है वो सबके साथ। जैसे आप डेली निकलते हैं और 15 दिन में आप आधा हाफ मून निकालते, कभी घटता बढ़ता रहता है आपका, उसी तरह से आपका पूरे ये जब से दुनिया बनी है तब से यही काम कर रहे हैं। क्या अभी पूछ रही है प्रश्न करके, क्या आपका डिपार्टमेंट, महकमे में जो आपका डिपार्टमेंट है या महकमा है उसमें ट्रांसफ़र बदली नहीं होती, मतलब ट्रांसफ़र नहीं होता है, एक जगह से दूसरा नहीं जा सकते, इसका रूल नहीं है क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? यहाँ पर गवर्नमेंट आपकी क्या पेंशन देती, जो आपकी सरकार है क्या पेंशन देती है? बड़े खेद की बात है, खेद की मतलब दुख की बात है। यदि आप हमारे न्यायाधीश गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस नौकरी करते होते तो अब तक की आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती। ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत में कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियाँ में भ्रमण करते, अतः इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे पुनीत शांति धाम में बैठकर ही नाम स्मरण करने अपने परलोक बनाते। यह भारी भूल हो गई। भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, पर तब परलोक बनाना कैसा? अब यहाँ पर लेखिका क्या पूछ रही है, प्रश्न भी कर रही है, खुद ही उत्तर भी दे रही है, स्वयं ही उत्तर भी दे रही हैं कि आपके डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र नहीं होता हमारे भारत में। तो अब यहाँ पर व्यंग्य कर रही है, सरकार पर व्यंग्य किया गया है। यहाँ पर देखें उनके रूल्स पे जो नियम है उस पर व्यंग्य कर रही हैं। ये सारी बात हमने देखी थी, राजनीतिक, पॉलिटिकल स्थिति, सामाजिक स्थिति, सबके बारे में यहाँ पर पता चल रहा है। आप देख सकते कि आपके डिपार्टमेंट या महकमे में ट्रांसफ़र की बदली नहीं होती। जैसे हमारे यहाँ तो एक अफसर होता है, उसकी बदली तुरंत 1 साल में, 2 साल में या 5 साल में जहाँ भी होती, एक जगह से दूसरी जगह हो जाती है। आपको एक ही स्थान पर रहते रहते क्या कभी कुछ दुख नहीं होता है? क्या आपको गवर्नमेंट कभी पेंशन नहीं होती? आप तो बूढ़े हो चुकी है, बहुत दुख की बात है ये। आपकी कोई मतलब है अभी तक कोई भी पेंशन नहीं होती। हमारे यहाँ अगर होती, आप हमारे भारत देश में होते, जो पृथ्वी है यहाँ पर होते, तो अभी तक तो आप ही जाने कितनी ट्रांसफ़र हो गए होते और पदोन्नति हो गई होती। एक मतलब आपकी तो सिर्फ वही है कि आपको वही काम करना है जो सालों साल पुरानों से करते चले आ रहे हैं, लेकिन आप हमारे यहाँ होते अभी तक आपके पदों की उन्नति हो जाती, आप एक पद से दूसरे पद पर जाते जाते। लेकिन हमारी ऐसे तो हमारे यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो एक ही पोस्ट पर रह गए। भारतीय कितनी सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण कर आए हैं, मतलब है पोस्ट पर रह के, लेकिन वो छुट्टी लेकर क्या करते हैं, छुट्टी लेकर कई स्थानों पर घूमने चले जाते हैं, पिकनिक मनाने चले जाते हैं, पर्वतों पे, जंगल पे, झाड़ियों पे, जैसी जो भी अच्छी जगह है वहाँ घूम कर आते हैं। और जब बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें पेंशन भी प्राप्त होती है, और पेंशन बूढ़े में प्राप्त करते हैं और काशी में जाकर अपने जो भी उन्होंने जितने भी पाप पुण्य जो भी किए हों उसके लिए, अपने भगवान के घर जाने के लिए, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए अच्छे काम करते हैं, परलोक मनाते हैं और भगवान का नाम वृद्ध अवस्था में जपते रहते हैं। अब यहाँ पर इतनी बात तो कह गई, फिर वो कहते हैं ये तो बहुत बड़ी भारी भूल हो गई, मैं आपसे क्यों इस तरह से, आप तो भगवान चंद्रदेव है, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, आप तो अमर है, हमेशा ही अमर रहेंगी, आपको कहाँ मृत्यु हो सकती है? आपको परलोक बनाना कैसा, कि आता परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्हें अमर कर दिया। चंद्रदेव को क्या दिया? अमृत देखता देवता लोगों ने चंद्रदेव को अमृत देकर अमर कर दिया, वो हमेशा अमर रहेंगे। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों को पक्षपात करें तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन, निवेदन पत्र जिसे बोलते एप्लीकेशन बोलते, हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन
के पास भेज देवें। आशा है कि वे आपको आदर पूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों की भांति कृष्णांग तो है ही नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यवक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा हैं। अब यहाँ पर लेखिका कह रही हैं कि आपको भगवान अगर अंग्रेजी सरकार में नौकरी करना हो तो आप वहाँ पर एप्लीकेशन दे दिए, क्योंकि अंग्रेज़ी सरकार जो है हमारे जो भारतीय लोग हैं उनसे तो जात पात की पक्षपात तो करती है, वहाँ से उन लोगों से काम बहुत कराती है, अत्याचार करती है और पक्षपात भी करती है। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं कर सकती। आप तो उच्च कुल के हैं, आपको देकर फ़ौरन ही आपको क्या दे देगी, नौकरी दे देगी कि आप तो हमेशा इतने परिश्रमी है, सालों साल से करते रहे, आपकी कुशलता देखेगी, स्वभाव को देखेगी, आप तो महात्मा है। आपको जल्दी ही लॉर्ड कर्जन क्या कर देगी, लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनाकर आवेंगे। तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी का मिशन भी भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देवेंगे, क्योंकि उनकी कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदिकाल में प्रचलित थे वही सब अब भी हैं। जो आपकी नीति रूल्स चलते रहते थे आपके काल में, वो आज भी चल रहे हैं। पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। भूत और वर्तमान में मतलब आकाश पाताल का अंतर, कि आकाश कहाँ है पाताल का है, लेकिन उसका इतना ज़्यादा अंतर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इन लोगों ने इतनी खाइयाँ बना दी हैं, लोगों को जाति पाति की व्यवस्था पर अलग कर दिया है, ऊंच नीच के मामले में अलग कर दिया है, तो इसलिए यहाँ पर इतना अंतर देखने को मिल रहा है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी। मतलब है आपकी जैसे लोगों की बूढ़े हो जाते हैं तो आँखों की निगाह जो है आईसाइट है वीक हो जाती है, तो आपकी भी मंद हो गई होगी, स्लो हो गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। क्योंकि जो आधुनिक भारत है, हमारा भारत है, उनकी संतान जो है, बच्चे हैं जो है, लड़कपन में मतलब स्टार्टिंग से बचपन से ही उनमें क्या हो गया है, चश्मा पहनने लगे हैं। इस किरण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभु भारत की उतनी दूर से भली भांति न देख सकते होंगे। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा आकर भारत को देख तो जाइए। मतलब ये करिए कि आप पत्र लिख के करिए कि भगवान भगवान चंद्रदेव आप आकर हमारे भारत को देख तो जाइए, भ्रमण तो कर लीजिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, कैसी दीनहीन कैसी अवस्थाएं हो रही हैं भारत में, लोगों के साथ कैसा अत्याचार हो रहा है। यदि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवश्य कहाँ अवकाश कहाँ, मतलब इतना भी मैं जानती हूँ आपको एक दिन की भी 1 मिनट की भी छुट्टी कहाँ मिल रही है। पर 8वें दिन नहीं तो 1 महीने में 1 दिन अर्थात अमावस्या को तो आपको हॉलीडे छुट्टी अवश्य ही रहती होगी। मतलब है 1 महीने में या अर्थात अमावस्या को, तो जो अमावस्या में छुप जाता है, चालर ग्रहण लग जाता है, तो अमावस्या के दिन तो हॉलीडे ज़रूर आपकी रहती है। यदि आप उस दिन चाहे तो भारत भ्रमण कर सकते हैं। भारत भ्रमण मतलब भारत घूम सकते हैं। इस भ्रमण में, इस घूमने में आपको कितने ही नूतन दृश्य, बहुत अच्छे अच्छे दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि ज़रूर चकराएगी। अलग अलग तरह के क्या देखने को मिलेंगे, दृश्य देखने को मिलेंगे जो नए नए होंगे, बिल्कुल नूतन नए नए दिखेंगे, और आपकी बुद्धि जो है चकरा जाएगी। ऐसी चीज़ों को जब अलग अलग तरह की चीज़ें देखते हैं तो हम भी एकदम चकरा जाते हैं, इस तरह से आपकी बुद्धि भी ज़रूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण ना हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना। जो राजधानी जो कलकत्ता है उसे ज़रूर देख लेना। बंगाल की राजधानी क्या है, कलकत्ता, कोलकाता है, तो मीन्स ये बंगाल की थी, तो इसलिए वो अपनी राजधानी के बारे में बता रही है। बंग महिला जो है राजेंद्र भाला घोष, इसलिए बोली कि राजधानी जो है कलकत्ता को देख लेना। तो अवश्य ही उचित है वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य कहने पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनो जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से
अटखेलियाँ किया करती है, वे बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघवाला अपने पर्वत की ओट में सिंधु की गोद में जा घुसे है, उस समय यही नीरद वासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। मतलब आप कारखानों में आकर देख लीजिए, वहाँ पर किस तरह लोगों के साथ व्यवहार हो रहा है। वो दिन रात काम करते रहते हैं, 24 घंटे काम करते हैं, उन्हें 2-4 घंटे ही सोने को मिलता है। वहाँ आकर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर दिन को भी रात बनाया गया है। तो ये आप इस तरह से देख सकते हैं। और आगे हम देखते क्या है, आपके देवलोक में जितने देवता उसके वाहन ही उतने हैं। आपके देवलोक में देवता लोक में जितने देवता उनके वाहन भी उतने ही हैं। किसी का गज है तो किसी का हंस है, किसी का बैल है तो किसी का चूहा इत्यादि, इस तरह के वाहन हैं आपके, ट्रांसपोर्ट है। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मड़ गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आपके वर्गों में बांटा गया इंसानों को। क्या चांटा, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है हमारी श्वेतांग महबूब गढ़ को, जहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा। झट इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिजली को लापटका, बिजली भी आ गई। अब यहाँ पर बताया चला है सबके लिए यहाँ पर किस किस तरह से रथ हो गई। लोगों की अपनी अलग अलग नहीं है ट्रांसपोर्ट, लोग एक ही चीज़ में जाते हैं, सबके अलग अलग। जैसे आप लोगों किसी का वाहन अलग अलग, किसी का बैल है, किसी का चूहा है, किसी का हंस है, किसी का हाथी है, इन सब पर आप सवार होकर जाते। लेकिन यहाँ पर किसी के इस तरह से अपना ट्रांसपोर्ट ना होकर सबके लिए समान है। किसी यहाँ पर कुल को देखकर किसी को भी नहीं दिया गया है वाहन। और एक तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जब आ गई, इलेक्ट्रिसिटी बनी है, बिजली बनी है, और भी वो भी आके यहाँ पर इसका भी भार अब हमारी पृथ्वी उठा रही है। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं। कितना भी मुश्किल काम हो, जब से मशीन आई है, इलेक्ट्रिसिटी आई है, सारे काम इजी हो गए। आजकल आप भी अपने घरों में आप देखते थे, सारे काम, सारी मशीनरी घरों में बिजली से ही चल रही है। चाहे आप रसोई घर में देख लीजिए, जितने भी काम हो रहा है बिजली से ही हो रहा है। आजकल बिजली वाले चूल्हे आ गए हैं, जिसे ओवन्स वगैरह बोलते हैं, आप इंडक्शन बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से रिगार्डिंग सारी चीज़ें आपके काम हो रही हैं। चाहे आप मिक्सर ले लीजिए, आप वॉशिंग मशीन ले लीजिए, घर की फ्रिज ले लीजिए, AC, कूलर, जितनी भी चीज़ें हैं आपको इलेक्ट्रिसिटी वाली ही दिखेंगी, बिजली से कार्य करने ही वाली दिखेंगी। ठीक उसी तरह से हम कारखानों में चले जाएं, किसी कंपनीज में चले जाएं, वहाँ पर भी सारा काम बिजली से होता ही दिख रहा है। तुम घंटों काम आजकल क्या हो गया है, मिनटों में हो गया है। और दिन को भी रात बना दिया, रात को भी दिन, वो ये बिजली के प्रकाश से सफ़ेद कर देते हो। इस तरह से लगता है कि रात भी दिन हो गया है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गढ़ को जहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना कर पड़ा, झट इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिजली को भी लाटपका, बिजली से भी इन्होंने काम चला लिया। बस कठिन से कठिन कार्य शहर से संपादन कर लेते। और हमारे यहाँ उस शिक्षा प्राप्त युवक काट के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योम वासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सका, वही आज प्राय घर में आश्रित नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चूं तक नहीं कर सकती। क्या करे, मतलब है हमारी, अगर किसी को भी विद्युत देवी को स्पर्श करने के किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता। अगर बिजली को किसी ने छू लिया तो बिजली उसे करंट मार के तुरंत के तुरंत क्या कर देती है, भगवान के घर पहुंचा देती है। बेचारी की भाग्य विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। हरिपौत दवा तिलक के वामनी सुरसुरी के भी खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान स्थान में बंदग्रस्त हो रही है। उसके वज स्थल पर जहाँ तहाँ मोटे वृद्धा
आकार खम गाड़ दिए गए। अब यहाँ पर किसके बारे में बात की गई है? यहाँ पर किसके बारे में बात की? पृथ्वी के बारे में बात की गई है कि पृथ्वी को तो, बिजली को तो कोई नहीं छू सकता, लेकिन बिजली से लदे हुए सारे खंभे कहाँ पर गाड़े जा रहे हैं? ज़मीन में गाड़े जा रहे हैं, उन्हें खोद खोद कर गाड़ा जा रहा है। अब पृथ्वी पर इस चीज़ का भी भार पड़ गया, लेकिन वो बिजली के स्पर्श से खराब नहीं हो रही है। लेकिन इंसान तो हो सकता है, लेकिन पृथ्वी उसको सह जा सकती है, सह लेती है। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है, कि अमरावती में इतना आपको रोशनी नहीं दिखाई देगी जितनी आपको हमारे यहाँ कलकत्ता में आके देखने को मिलेगी। चारों तरफ रात को भी उजाले की तरह रोशनी से भरपूर बनाया हुआ है। आपकी अमरावती हमारी जो कैपिटल है, राजधानी है, उसके आगे फीकी सी दिखाई देगी। वहाँ ईडन गार्डन तो पराजित परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहाँ के विश्वविद्यालय के विशिष्ट पंडितों की विश्वविद्याधिनी विद्या को देखकर वीणा पानी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों को विद्या चमत्कारिणी है। वही कि फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे। यहाँ पर अब राजेंद्र भाला घोष बताना चाहिए जिस तरह से आपका देवलोक है, वहाँ पर सरस्वती भी कहने लगेंगे कि कहाँ के दिग्गज आ गए, हमारे यहाँ तो हमसे भी ज़्यादा बढ़कर आ रहे हैं। वो सबके सेनापति देव सेनापति कार्तिकेय बाबू को भी छक्के छुड़ा देंगे। यहाँ के फोर्ट विलियम की फौजी को देखकर जो कार्तिकेय बाबू जो हैं, कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे आपके देवलोक में। तो देवलोक के देवताओं को यहाँ पर किससे कंपेयर किया जा रहा है? यहाँ के इंसानों से, यहाँ के फौजियों से, यहाँ से विद्या जो यहाँ के टीचर्स हैं उन सब से किया जा रहा है। क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बापू से जचते। अगर उनका वाहन एक भी सुंदर मयूर है तो बस इसमें अनेक वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिट टकसाल को देखकर सिंधु तनया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी चका जाएंगे। मतलब यहाँ कहने का तात्पर्य है जिस तरह से आप परलोक में मतलब देवलोक में आप अपने चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं, आपके लिए चीज़ें बनाई गई हैं, आपके वाहन करने के लिए, आपकी जीवनचर्या चलाने के लिए, ठीक उससे भी ज़्यादा सुंदर आज इंसान ने दुनिया में बना ले रही है। आप आके कलकत्ता में देख सकते हैं। ये कौन कह रहा है? राजेंद्र बाला घोष कह रही है। किससे बातें कर रही है? चंद्रदेव से। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विश्वोत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने हेतु आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय आहूत करती हूँ कि संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हों। आप जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल वपु में कलंक की कलिमा लेपन करने के कलंकी शाशधर शशलंक्षण आदि उपाधि मालाओं में भूषित हो रहे। सिंधु तनय होने पर भी जिस कलिमा को आप आज तक नहीं धो सके वही आज जन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञान विधि पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बम्बई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए तो तब क्या आपके मुख्य कलिमा छुट्टी में भी फलीभूत न होंगे? तो यहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ पर व्यंग्य करते हुए चंद्रदेव से कह रही हैं कि चंद्रदेव जिस तरह पे आप में कलंक लगा हुआ है, जो विक्टोरिया हमारे यहाँ विक्टोरिया महारानी आई थी उनके भी जो काला दाग लगा के प्रोफेसर जो गज्जर महाशय थे फलीभूत हो गए थे, उनका छुटा दिया, तो क्या आपका दाग नहीं छुटा पाएंगे? फलीभूत नहीं हो सके तो मुख्य कलिमा को छुड़ाने में फलीभूत हो जाएंगे। आप आइए तो सही एक बार हमारे बंगाल में, हमारे राजधानी में। शायद आप यह भी बात अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है, जो हमारे भूमंडल है, हमारे पृथ्वी मंडल की छाया पड़ती है, तब आप लोगों पर ग्रहण लगता है। तो यहाँ पर व्यंग करके कह रही ये हमारी पृथ्वी जो है जब आप पर छाया पड़ जाती है आपके भगवान सूर्य भगवान पर, और जब आप पर छाया पड़ती है तो हमारा भूमंडल की छाया पर तो आप पर क्या लग जाता है? ग्रहण लग जाता है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगता है। तब आप
पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निकल जाता है तब ग्रहण होता है। पर ऐसा तो होता, विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है कि राहु निकल जाता है तब ग्रह नहीं होता है। लेकिन हमारी छाया पड़ने से ही हमारे वैज्ञानिकों ने इसका पता लगा लिया। हमारे यहाँ ऐसे इंसान पैदा हो गए कि हमारी पृथ्वी की छाया अब जब आप दोनों पर पड़ती है तब ग्रहण लगता है। लेकिन आप किस में विश्वास करते हैं? आपकी कहानियों में हमें कैसे पता चलता कि राहु आपको निकल जाता है? ये विश्वास करना आप लोगों की भूल। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे। अब भारत में ना तो आपके और ना आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय ही के वंशधरों का साम्राज्य है और न अब भारतीय की वह शस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप से किया है वह सब इन विश्वासश्रद्ध गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। मतलब जो बातें हमने आपको बताई हैं, आपसे व्यंग्य के रूप में कही हैं, इस तरह से सारी बातें बताई, ये वैज्ञानिकों ने हमें बताई है, साइंटिस्ट ने बताई है, सारी हमें पढ़कर सारी चीज़ें पता चली हैं। यहाँ प्रतिवर्ष पद्दीवन के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं वे काठ के पुतलों की भांति है। मतलब जिसे एक जगह से चला रहा इशारे की कठपुतलियाँ हैं, जिसे जो बोला जाता है सिर्फ वही कई सालों से, चिरकाल से, पुराने समय से करते चले आ रहे हैं। जैसे उनके रक्षक नचाते वैसे ही वे नाचते रहते। वे इतना भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है। मतलब है आपके देवता लोगों में जिसे जो काम बोल दिया जाता है सिर्फ वो कर लेते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता है कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। मतलब है यहाँ पर इनकी ये बात कह के व्यंग्य किया जा रहा है। किस पर व्यंग्य किया जा रहा है? अंग्रेजी सरकार पर व्यंग्य किया जा रहा है। जो अंग्रेजी सरकार है, वायसराय जो आए, लॉर्ड कर्जन जो है, उन पर यहाँ पर व्यंग्य, करारा व्यंग्य किया है कि वो लोग अत्याचार पे अत्याचार किस पे कर रहे हैं? भारतीय लोगों पर कर रहे हैं ये सारी बातें कर और उन्हें ये भी नहीं पता है उसका दुख कितने लोग भोग रहे हैं। सिर्फ जिसको जो काम दे दिया जाता है वो करके चले जा रहे हैं कि उन्हें ये नहीं पता चलता है आपकी प्रजा जो है, जनता जो है वो दुखी है या सुखी है। यहाँ पर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति का वर्णन, हमारे भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति का वर्णन किया है। किसने किया है? राजेंद्र बालाघोष उर्फ बंग महिला ने किया है। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धनवंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त के साथ अवश्य लेते हैं। आशा है कि धनवंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज ईश्वर न करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहाँ से उनको निकलना कुछ सहज बात न होगी। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते तब वहाँ आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। अब यहाँ पर इन्होंने डॉक्टरी इलाज से जो संबंधित है वो बारे बताया कि अगर आपके जो फैमिली डॉक्टर धनवंतरी महाशय है और देवताओं के जैसे चित्रगुप्त को अपने साथ जरूर लेकर आना। वो यहाँ पर आके देखे, हमारे भारत में धरती पर आकर देखे और यहाँ के जो शिक्षा का लाभ, चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा है उसको भी देख पाएंगे, डॉक्टरों से मिल पाएंगे, उनके सन्निकट आ पाएंगे, पास आ पाएंगे और उसका लाभ उठा पाएंगे। जैसे हमारे यहाँ प्लेग की बीमारी आई थी और ईश्वर न करे आपके चंद्रलोक में आ जाए, चंद्रलोक जो है आपका वहाँ आ जाए तो आपके देवलोक में घुस पड़े तो वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाए क्योंकि वो जड़ी बूटियाँ का काम करेंगे। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर ने ऐसी दवाइयाँ बना दी हैं आज के टाइम में जो प्लेग को भी बाहर कर सकती हैं। तो आप अपने उनको लेके आइए, डॉक्टरों को लेके आइए, जो आपके जो डॉक्टर हैं वो आकर हमारे डॉक्टर से मिलेंगे तो उनको देखकर आप लोगों को पता चल जाएगा।
आगे देख लेते हैं। यदि आगे हम देखते हैं, यदि जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सके, तब वहाँ आपके देवलोक में जड़ी बूटियों का प्रयोग क्या होगा। यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त महाराज अपने यहाँ के दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। चित्रगुप्त महाराज जो है कहाँ पर हैं, आपके देवलोक में। वो दंड विधि कानून रूल्स को देखते हैं, तो वो सारे रूल्स यहाँ के रूल्स को देखकर सुधार पाएंगे। और यदि बोझ ना हो तो यहाँ से 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाएं, क्योंकि टाइपराइटर से सारी चीज़ें लिख लेती है। आप लोग तो वैसे स्याही से लिखते होंगे, लेकिन टाइपराइटर से टाइपिंग करके जल्दी से फास्ट लिखा जा सकता है। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे, तब उससे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। मित्र राइटर से जल्दी वो लिख पाएंगे। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटों में कर डालते हैं। जो टाइपराइटर होते हैं, टाइपराइटिस्ट जो होते हैं, वो 2 दिन का काम किस में कर देते हैं, 2 घंटों में कर डालेंगे। अच्छा, मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है, दुख की बात है, आप उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात भी उत्तर ना दिया। आपने एक भी बात का उत्तर नहीं दिया। मैं आपसे अपने आप ही बात करती रही, परंतु आपकी इस मौन अवस्था को मैं स्वीकार कर सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यह यहाँ आइएगा ज़रूर। बंग महिला, जो आपकी कौन है, बंग महिला है। तो यहाँ पर आपको बच्चों पता चल गया राजेंद्र बाला घोष ने किस तरह से चंद्रदेव से बातें करके पूर्व स्थिति को समझना होगा, जिस पर इस कहानी की समझा है, जो अंतर्विष्टु है इसको समझा है। 1899 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन जो भारत के वायसराय बनते, इस समय काफ़ी विवादित है। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय जनमानस की आकांक्षा और अवहेलना की है। जो हमारी भारतीय जनता, उसकी अवहेलना की है, उनकी इच्छाओं की अवहेलना की, और राजनीतिक रूप से गुलाम भारत में लॉर्ड कर्जन ने निर्मूल क्रूरताएँ की है, अत्याचार करे। इसका वर्णन इस तरह से उन्होंने एक पत्र के माध्यम से चंद्रदेव से बात करते हुए पत्रात्मक शैली में लिखा है। और उन्होंने चंद्रलोक और देवलोक जो है उसका, उनके यहाँ जो नौकरी करते हैं लोग, जो देवलोक तक उनकी जो नौकरी मिली है, कार्य मिले हैं, वो यहाँ के जो भारतीय लोग हैं, भारतीय वायसराय हैं, उनके उससे उन्होंने क्या किया, कंपेयर कर तुलना की है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली है। किस तरह से आपको ये सारी कहानी आपको पता चली है। चंद्रदेव से बात महत्वपूर्ण बिंदु की हमने समीक्षा कर ली है। सारी चीज़ें आपको हमने स्टार्टिंग से बताई हो। तो बच्चों, आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और आगे जिस चीज़ पे आप वीडियो चाहते हैं आप वीडियो चाहेंगे, और हमारी प्लेलिस्ट में जाके आपको जो भी वीडियो पसंद है वो पूरी प्लेलिस्ट दे सकते हैं। आपकी यूजीसी नेट से संबंधित रहेगी। तो अगली कहानी को लेकर हम प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें।